हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग मैनेजमेंट का रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से चार्ट्स हैं। ठीक है, 11 to 12 चार्ट्स हैं विच विल इंक्लूड कंप्लीट सिलेबस ऑफ मैनेजमेंट। तो एक एक करके इन चार्ट्स को देख लेंगे, फटाफट से रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा और हम डाउट्स को बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस मैनेजमेंट वर्ड को देखते हैं, तो इस मैनेजमेंट वर्ड से हम तीन वर्ड निकाल सकते हैं: मैनेज, मैन और टी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं टी को एलैबोरेट करूँ, दिस विल बिकम टैक्टफुली। टैक्टफुली का मतलब होता है कि जितने अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। इसको दो वर्ड्स में हम डिफाइन कर सकते हैं: इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कुशलतापूर्ण तरीके से और प्रभावपूर्ण तरीके से। ठीक है, और मैनेज वर्ड का मतलब क्या है? मैनेज वर्ड का मतलब होता है कि प्लान करने से लेकर उसको एग्जीक्यूट करना एंड उसके बाद उसको इवेलुएट करना। इवेलुएट मतलब मूल्यांकन करना। इसका मतलब है कि जो काम हमने प्लान किया था वो उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस वर्ड से हमें ये समझ में आया कि जब हम हमारी ह्यूमन पावर को, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को प्लान के साथ काम का एग्जीक्यूशन करवाते हैं और उसके बाद उसका इवेल्युएशन भी करते हैं, कैसे? इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दैट इज़ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट इज़ मैन टैक्टफुली, ये है गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट को अगर हम एक बेसिक चीज़ में देखें, दैट इज़ दूसरों से काम करवाने की कला को हम प्रबंधन कहते हैं या प्रबंध कहते हैं। मैनेजमेंट इज़ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स। ठीक है, उसके अलावा हेनरी फ्योल ने बोला है मैनेजमेंट इज़ टू फॉरकास्ट, मतलब पहले से ही अनुमान लगाना, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। इन सब फंक्शंस को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में। एक और थे हमारे पास मिस्टर पीटर एफ ड्रकर। इन्होंने कहा कि जो भी हमारे उत्पादन के साधन हैं उनको गति प्रदान करने वाला तत्व जो है वो मैनेजमेंट है। इसके अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, उत्पादन नहीं बन पाते हैं। इवन हमारे पास अगर ऑटोमेटिक मशीन भी है तो इवन उसका भी स्विच ऑन करने के लिए, ऑफ़ करने के लिए, उसकी सेटिंग्स सेट करने के लिए, सबके लिए हमें एट लास्ट मैन पावर, मैन ह्यूमन कैपिटल चाहिए ही चाहिए होगा। और इस ह्यूमन कैपिटल से काम करवाना इज़ द मोस्ट टफ थिंग, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग 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 जाती है। तो मैनेजमेंट इज़ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स, दूसरों से काम करवाने की कला या एज अ लीडर दूसरों को काम करने के लिए मोटिवेट करना मैनेजमेंट है। ठीक है, देखो हमारे पास ना ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, मटेरियल होता है, मशीनरी होती है, कैपिटल होती है। उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं कि काम कैसे करना है, फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, चीज़ों को अरेंज करते हैं, स्टाफिंग करते हैं। देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, POSDC। प्लानिंग है फॉरकास्ट करना। ठीक है, ऑर्गेनाइज है अरेंज करना, हर चीज़ को अरेंज करना। स्टाफिंग है राइट जगह पर राइट चीज़ को भेजना, राइट थिंग ऑन राइट प्लेस या राइट पर्सन ऑन राइट प्लेस। डायरेक्टिंग है उनको इंस्ट्रक्शन देना कि काम आपने करना कैसे है। और कंट्रोलिंग है इवेल्युएट करना। ठीक है, तो ये सारे काम जो है वो मैनेजमेंट करता है, किस लिए? अचीवमेंट ऑफ डिज़ायरेबल गोल। जो डिज़ायर्ड गोल थे हमारे, जो हमारे प्री डिसाइडेड गोल्स थे, हमारे लक्ष्य थे, उनकी प्राप्ति के लिए ये सारे काम जो है वो मैनेजर करता है। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं। गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट इज़ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली।
प्रभावपूर्ण तरीके से और कुशलता से काम करवाने की कला को हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या है? सपोज़ अ पर्सन गॉट अ वर्क, सपोज़ आप लोग को ही एक असाइनमेंट दिया गया, एक प्रोजेक्ट दिया गया, ठीक है। दो केसेस लेते हैं हम। एक केस में उसने टाइम पर काम कर दिया, जिसको भी काम दिया गया था, काम जो है वो कंप्लीट कर दिया और गिवन कॉस्ट में कर दिया, जो उसको पैसे बोले गए थे कि इतने पैसों में करना है, कर दिया। दूसरा केस क्या होगा कि उसने टाइम पे तो किया, लेकिन कंप्लीट करने के साथ उसने कॉस्ट सेविंग्स भी की। मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके उसने मैक्सिमम रिज़ल्ट हमारे पास लेकर आया। तो जो काम अच्छे तरीके से हो गया, जैसे डिसाइड किया गया था वैसे ही हो गया, वो होता है एफिशिएंट या कुशल, सॉरी प्रभावपूर्ण। लेकिन कुशलता, हम बोलते हैं ना ये तो बहुत एफिशिएंट है, इस मशीन में बहुत एफिशिएंसी है, ये बहुत कुशल, या हम बोलते हैं किसी इंसान के लिए बहुत कुशल इंसान है, तो वो जहाँ पर वो हमारी रिसोर्सेज की सेविंग करेगा, दैट इज़ एफिशिएंट। ठीक है, देखो इफ़ेक्टिव का मतलब है काम होना, समय पर होना, एंड लक्ष्य जो निर्धारित किए गए थे, लक्षित लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति होना। ठीक है, और एफिशिएंट होने का मतलब है उद्देश्यों को न्यूनतम लागत पर प्राप्त करना, मैक्सिमम रिजल्ट ऑन मिनिमम एफर्ट एंड कॉस्ट, दैट इज़ एफिशिएंट। इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ आ सकती हैं। टेलीग्राम पे मैंने जो अभी PDF भेजा है केस स्टडीज़ का, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। एंड कोई अगर ग्रुप में नहीं है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जा सकता है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें कि मैनेजमेंट होता क्या क्या है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिटरमाइन करता है, उद्देश्यों को निर्धारित करना। ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, चलती ही रहती है। रिलेटेड विद ह्यूमन एफर्ट्स से रिलेटेड है। ये ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि ग्रुप चाहिए हमें, क्योंकि ह्यूमन कोई एक इंसान काम नहीं करता किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल का मतलब एवरीवेयर, हर जगह काम आती है। ये रेशनल प्रोसेस है। रेशनल का मतलब है समझदारी पूर्ण या तर्कपूर्ण, ठीक है, विवेकपूर्ण। ये सोशल एक्टिविटी है। हमें पता है कि जो इंसान है वो सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, और इंसानों को मैनेज करने का मतलब है सोसाइटी के कुछ एलिमेंट्स को हम इफ़ेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ सोशल एक्टिविटी। ठीक है, ये एक प्रोफेशन है। आपको पता है लोग MBA करते हैं टू बिकम अ मैनेजर, डिग्रीज़ डिप्लोमास करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोफेशन के इसके कुछ एक्सेप्शन है, वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट इज़ साइंस एंड आर्ट्स। आपको एक बात ध्यान रखनी है, कॉमर्स में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप फाइनेंस पढ़ रहे हो, चाहे आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, चाहे आप मार्केटिंग पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, हर चीज़ साइंस है, हर चीज़ आर्ट्स है। हर चीज़ साइंस है, हर चीज़ आर्ट है, और उसकी रीज़न भी सेम है। रीज़न यही है, ध्यान रखिएगा। रीज़न क्या क्या है, इसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हर जगह मैनेजमेंट एक जैसा नहीं होता। मैनेजमेंट अपनी थिंकिंग से कुछ नए नए आइडियाज़ लेकर आता है। वो आइडियाज़ फेल भी हो सकते हैं, सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, इसलिए इसमें एक्सपेरिमेंट हैं जिसके रिज़ल्ट निकलते हैं। रिज़ल्ट के बेस पर हम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बना लेते हैं, और ये सब साइंस में होता है और ये सब मैनेजमेंट में भी है, इसलिए मैनेजमेंट एक साइंस है। आर्ट्स क्यों है? क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसमें एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत होती है, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है, और इसमें क्रिएटिविटी चाहिए होती है। ये सब आर्ट्स में होता है और ये सब मैनेजमेंट में भी है, इसलिए मैनेजमेंट आर्ट है और मैनेजमेंट साइंस भी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज़, ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स पर काम करता है। ये एक प्रोडक्शन का फैक्टर है। प्रोडक्शन का फैक्टर का मतलब है कि प्रोडक्शन इसके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो सब लोग अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे और कोई भी किसी को कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं करेगा, तो काम इस पॉसिबल नहीं है। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है, कंटिन्यूअस है, रिलेटेड विद ह्यूमन एफर्ट्स है, ग्रुप एक्टिविटी है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, रेशनल प्रोसेस है, सोशल एक्टिविटी है, ये एक प्रोफेशन है, ये साइंस और आर्ट्स दोनों है, इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एंड था क्या मैनेजमेंट? गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब प्रभावपूर्ण, मतलब काम जैसा डिसाइड हुआ था वैसा ही होना, और एफिशिएंटली मतलब जैसा डिसाइड हुआ था उससे और अच्छे से होना, जिसमें हमारे एफर्ट्स और कॉस्ट दोनों बचें।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये एक फैक्ट है जो आपने ध्यान रखना है। जो 1967 में यूएसए का एक कमीशन बिठाई गई थी यूएसए में, नेशनल कमीशन ऑन पब्लिक मैनेजमेंट। तो इसमें इन्होंने कहा गया था कि मैनेजमेंट एक सिस्टम है। ठीक है, जो मैनेजमेंट एक सिस्टम है, जो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसको नोट कर लेना। ये चार्ट अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे नहीं बोल सकती, सही तरीके से आपके रिवीजन के एग्ज़ाम में लास्ट मोमेंट में काम आ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स की इसकी बात करते हैं। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल जो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है, सोशल ऑब्जेक्टिव जो वो सोसाइटी के लिए करता है, और पर्सनल या इंडिविजुअल जो वो खुद के लिए या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब है कि बहुत टफ कंपटीशन है। ठीक है, इस टफ कंपटीशन में मैनेजमेंट जितना स्ट्रांग होगा, हम लोग उतने अच्छे तरीके से कंपटीशन में सर्वाइव कर पाएंगे, और सर्वाइव कर पाएंगे तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो फिर बिजनेस की ग्रोथ भी होगी। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लान करना, फेस कॉम्प्लिकेटेड कंपटीशन, ये हमने सर्वाइवल में ही बात कर ली थी। 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स यही हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, SPG। ठीक है, SPG से ऐसे आता है तो स्पेशल गोल्स। ठीक है, कोई नहीं, ओके। सोशल में क्या है? एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, हेल्थ और एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे आपको अभी पता है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सोसाइटी के लिए कुछ करती हैं। जैसे आपने वो ऐड देखा होगा विद्या बालन का कि इसका 2% या इसका 5% जाए इनकी शिक्षा की ओर। तो इससे क्या होता है, उनका प्रॉफिट भी होता है, सोसाइटी के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो लोग पूर्ति भी कर लेते हैं। तो हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए वो जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या ग्रीन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ग्रीन प्रोडक्ट्स का मतलब कलर में ग्रीन नहीं, इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने में हेल्प करता है। इन प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मैंने CSR की बात करी। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसका मतलब है कि अभी लोग डिग्री प्राप्त कर कर आते हैं, है ना, तो डिग्री से नई नई टेक्निक्स वो लोग लेकर आते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छे हैं। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज सोसाइटी में अवेलेबल हैं उसको अच्छी तरह से यूज़ करना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हम लोग एफिशिएंटली काम करवाते हैं एंड इफ़ेक्टिवली काम करवाते हैं। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो मैक्सिमम यूज़ होते हैं, ना तो वेस्ट होते हैं और ना ही आइडियल पड़े होते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज को जितने अच्छे से यूज़ करेंगे सोसाइटी के लिए उतना ही अच्छा है। तो ये काम भी मैनेजमेंट करता है। पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये पर्सनल, ये डबल एन वाला पर्सनल है। इसका मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। एक पर्सनल ऐसे होता है और एक पर्सनल डबल एन वाला होता है। ठीक है, तो डबल एन वाले का मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं तो उनका डेवलपमेंट करता है। कैसे? ट्रेनिंग से। ठीक है, उनको फेयर रिम्यूनरेशन, मतलब जो रिम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, जो उनके काम के बदले दिया जा रहा है, तो वो प्रोवाइड कराता है। क्वालिटी वर्किंग एनवायरनमेंट, अगर मैनेजमेंट का काम ही यही होता है कि वो ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रदान करे कि लोग उसको काम करने में मज़े आए। तो वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा देता है, ट्रेनिंग देता है, सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो ये सब वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है उनकी फुलफिलमेंट करता है। तो 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव: ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस में क्या है ना, ये जो आपने फंक्शंस अभी इससे पहले हमने डिस्कस किए थे, POSDC, ये दिए थे ओ डैनियल ने। ठीक है, लेकिन हेनरी फ्योल ने दूसरे फंक्शंस दिए हैं। उन्होंने बस डायरेक्टिंग को हटाकर वहाँ कोऑर्डिनेशन रख दिया है। उनके हिसाब से कोऑर्डिनेशन जो है वो
मैनेजमेंट का अलग से काम है। लेकिन और डैनियल ने कहा था कि हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन हेनरी फ्योल ने बोला कि कोऑर्डिनेशन उसका अलग से एक काम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन काम को देख लेते हैं। सबसे पहले प्लानिंग, एज वी डिस्कस्ड बिफोर, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज वी हैव टू थ्रो अ पार्टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे कि कहाँ कब कैसे, ठीक है। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज क्या क्या करेंगे, मनी को लेकर आएंगे, हमें पैसा चाहिए, पीपल लेकर आएंगे, ठीक है, और रिसोर्सेज लेकर आएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना है ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग है राइट पर्सन ऑन राइट प्लेस एट राइट प्लेस। इसका मतलब है कि जो हमने यहाँ पर लोग लेकर आए उसको हमने काम बांट दिया कि भाई तेरा काम मेन्यू देखना है, किसी एक का काम मेन्यू देखना है, किसी एक का काम डेकोरेशन देखना है, किसी एक का काम गेस्ट की लिस्ट बनाना है, किसी एक का काम इनविटेशन देखना है, एक्सेट्रा। डायरेक्टिंग, अब उसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि काम कैसे करना है, कि भाई डेकोरेशन तो देख लेना लेकिन है ना बलून्स थोड़े कम रखना, ठीक है। मेन्यू देख लेना लेकिन उसमें सिर्फ वेज होना चाहिए। ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस देंगे कि काम करना कैसे है। उसके बाद कंट्रोलिंग में आता है कि जो हमने प्लान किया था उस प्लान के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हम डायरेक्टिंग की बात करें तो डायरेक्टिंग में 4 तरह के फंक्शन आते हैं: सुपरवाइज़ करना, कम्युनिकेट करना, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। इन सबको हम अलग से आगे से देखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सुपरविज़न का मतलब होता है देखना, जस्ट कीप अ आई, कि काम कैसे हो रहा है। अगर सही से नहीं हो रहा है तो कम्युनिकेट करना, अपनी बात को पहुंचाना। लीडरशिप, फिर उनको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना कि काम और अच्छे से किया जाए, ठीक है। और मोटिवेशन का मतलब है उनको फोर्स करना, कि फोर्स करने का मतलब है उनको अंदर से ही ऐसे इंस्पायर करना कि काम और अच्छे से करे, या ऐसे काम करे या वैसे काम करे, एक्सेट्रा। तो ये 4 काम आपके डायरेक्टिंग में आते हैं। ये तो मेन फंक्शंस थे इसके, ठीक है। इसमें अगर अदर फंक्शंस की बात करें तो वी हैव सो मैनी अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, वो बिज़नेस को थर्ड पार्टी के सामने रिप्रेजेंट करता है। फॉरकास्टिंग, पहले से ही अनुमान लगाना है, उसी के बेस पर तो प्लानिंग होगी, है ना। स्टैंडर्डाइजेशन, बिज़नेस को एक स्टैंडर्ड बनाए रखता है। डेवलपमेंट, न्यू आइडियाज़, डिसीजन मेकिंग, मल्टीटास्किंग रोल एंड वर्क मेजरमेंट्स। वर्क मेजरमेंट का मतलब है काम कैसे हो रहा है वो देखना, ठीक है। अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है ग्रुप एफर्ट्स, जो ग्रुप में लोग एक ही तरफ काम करें। यूनिटी ऑफ एक्शन, एक ही, यूनिटी का मतलब होता है एकता, जो कार्य हो रहे हैं उसमें एकतापन हो कि भाई हाँ हमें इसी डायरेक्शन में काम करना है। और ये हर जगह ज़रूरी होता है। हर जगह ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है ना उनका, वो बहुत बड़ा साइज़ होता है। हो सकता है बहुत बड़ा साइज़ छोटा हो, और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बातें होंगी, अलग अलग फंक्शंस होंगे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। फंक्शनल डिफरेंशिएशंस, कि भाई सबके काम अलग अलग हैं और जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो अपने काम से नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन, हर कोई अपने काम में स्पेशलिस्ट है भाई, तो अगर वो कोऑर्डिनेट ही नहीं करेगा दूसरे इंसान को, अपने ईगो में ही रहेगा, तो काम नहीं हो सकता। इसलिए स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशंस एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 रीज़न है जो कोऑर्डिनेशन हर जगह हमें चाहिए होता है, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड 1 चार्ट कि भाई मैनेजमेंट होता क्या है। गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे कि ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ह्यूमन एफर्ट से रिलेटेड है, एक समूह कार्य है, ग्रुप एक्टिविटी है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक जिसे हम हिंदी में कहते हैं, रेशनल प्रोसेस है, विवेकपूर्ण प्रक्रिया जिसको हम हिंदी में कहते हैं, सोशल एक्टिविटी है, सामाजिक प्रक्रिया, एंड प्रोफेशन है, एक पेशा है, साइंस एंड आर्ट्स है, विज्ञान एंड कला है, इकोनॉमिक रिसोर्स पर काम करता है, मतलब वित्तीय संसाधन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब उत्पादन का एक साधन है। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली की हमने बात की। इफेक्टिव मतलब जैसे डिसाइड किया गया था वैसे ही काम होना, एफिशिएंटली का मतलब और अच्छे से काम होना,
3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन में 3 मेन थे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सोशल में थे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ देता है, सोसाइटी को साफ़ सुथरा रखता है, हेल्थ और एनवायरनमेंट की ध्यान रखता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखता है और रिसोर्सेज को यूज़ करता है। पर्सनल की अगर बात करें तो उनको ट्रेनिंग से उनका डेवलपमेंट करता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है, उनको रिम्यूनरेशन देता है और एक क्वालिटी वाला वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। यूएसए ने 1967 में नेशनल कमीशन रखी थी पब्लिक मैनेजमेंट पर, जिन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट एक सिस्टम है। ठीक है, प्लानिंग, इसके फंक्शंस की बात करें, 5 मेन फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग मतलब पहले से ही डिसाइड करना कि क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, एक जगह लेकर आना, स्टाफिंग मतलब उनको अपने अपने काम पर लगाना, डायरेक्टिंग मतलब उनको बताना काम कैसे करना है, कम्युनिकेट करना, लीडरशिप क्वालिटी वहाँ पर दिखाना एंड मोटिवेट करना। उसके बाद कंट्रोलिंग में आता है प्लान जो किया गया था वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखना। नेक्स्ट अदर फंक्शंस क्या क्या थे, कोऑर्डिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, फोरकास्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, डेवलपमेंट, न्यू आइडियाज़, डिसीजन मेकिंग, मल्टीटास्किंग रोल एंड वर्क मेजर्स। इसको कुछ चीज़ें जो हिंदी में बता दूँ, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है मानकीकरण, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वयन करना। ठीक है, अब हमारे पास 2 टर्म्स आते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेट। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन जो है ना वो करवाया जाता है, एंड कोऑर्डिनेट जो है वो किया जाता है। आपने कभी टीचर को असेंबली में या कहीं स्कूल टाइम में या कहीं पर भी बोलते हुए सुना होगा, बच्चों कोऑर्डिनेट करो, ना कि कोऑर्डिनेशन करो। ठीक है, कोऑर्डिनेट जो वो बच्चे कर रहे हैं दैट इज़ कोऑर्डिनेट, और जो टीचर करवा रहा है वो कोऑर्डिनेशन करवा रहा है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा ये चार्ट और ये 2 टर्म्स भी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। थोड़ा जूम कर लेती हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना, हमने अभी बात करी कि मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप है। ठीक है, तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ना, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है उतने ज़्यादा ही मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम एक नॉर्मल साइज़ का ऑर्गेनाइजेशन लें, कंपनी लें, तो उसमें 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, जो ऐसे पिरामिड की तरह शो किए जाते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसके नीचे जो लोग होते हैं वो एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये है आपका मैनेजरियल लेवल और ये है आपका नॉन मैनेजरियल लेवल, जिसको हम प्लेटफॉर्म एरिया या नॉन मैनेजरियल एरिया भी कहते हैं। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो लोग आते हैं जो मेंटल वर्क करते हैं। जैसे आपने टीवी में देखा होगा, आई एम द CEO ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, तो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO, MD, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर या चेयरमैन, ये सब आते हैं आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में। इसको हम एग्जीक्यूटिव और सुपीरियर लेवल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके मिडल लेवल को हम लिंकिंग पिन या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी कहते हैं। इसमें आते हैं हर डिपार्टमेंट के हेड और उनके सब हेड, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट के हेड, परचेज डिपार्टमेंट के हेड, कैश डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। तो ये जो है टॉप लेवल और मिडल लेवल के बीच में एक लिंक का काम करते हैं, इसलिए हम इनको लिंकिंग पिन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं आपके सुपरवाइज़र, फॉरमैन एंड स्टोर मैनेजर। ये जो है डे टू डे काम को देखते हैं कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इनके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो टॉप लेवल का काम होता है बजट बनाना, पॉलिसी बनाना, मिडल लेवल वाले मैनेजर्स को अपॉइंट करना और कंट्रोलिंग करना और डिसीज़न मेकिंग करना। डिसीज़न मेकिंग की पावर जो है, संकल्पनात्मक कौशल जो है वो इस लेवल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिडल लेवल की बात करें
तो जैसे इनको गाइडेंस दी जाती है वो उसके हिसाब से काम करते हैं। ये लिंक बिठाते हैं टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट में, और इनमें मानवीय कौशल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इनका काम होता है कोऑर्डिनेशन करवाना, मोटिवेशन करना, ट्रेनिंग देना, कॉपरेशन करवाना एक्सेट्रा। उसके बाद लोअर लेवल ये डे टू डे ऑपरेशंस को देखते हैं, और इनको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए होती है। व्हाट वी सॉ कि इनको चाहिए डिसीजन मेकिंग पावर, इनको चाहिए मानवीय कौशल, और इनको चाहिए तकनीकी कौशल। तकनीकी कौशल, टेक्निकल, और इसमें ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो आई होप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गए होंगे। दीज आर सम टर्म्स जो हम आज करेंगे, उसके बाद ये डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट कल कंप्लीट करेंगे, सारे प्रिंसिपल्स कल खल लेंगे। ठीक है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पावर एंड डेलीगेशन, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आई थिंक कि हर जगह रिपीट होंगे और आपको पता भी होने चाहिए, और हो सकता है एग्ज़ाम में भी आ जाए केस स्टडी से रिलेटेड। देखो, अथॉरिटी वर्ड का मतलब जिसको पता होगा वो इसे पावर से कनेक्ट कर रहा होगा, बट दैट दोज आर डिफरेंट। अगर हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर आ जाती है पोस्ट, कि भाई पोस्ट की वजह से जिसके पास राइट्स हैं या पावर्स हैं वो ऑथराइज्ड पर्सन है। लेकिन जब हम पावर की बात करते हैं तो वहाँ पर आता है पर्सन, कि उस पर्सन की जो गुडविल है या जो खौफ है एक्सेट्रा कुछ भी है, उसकी वजह से जो लोग उसकी बात मान रहे हैं। अगर किसी इंसान के पावर्स उसकी पोस्ट की वजह से है तो वो अथॉरिटी है, और उस इंसान खुद की वजह से है तो वो पावर है। ठीक है, राइट और अथॉरिटी के बारे में देख रहे हैं। राइट और पावर असाइन टू अ सबऑर्डिनेट, असाइन की गई है उसको लीगली मतलब लीगली नहीं, हम बोलेंगे उसको फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर कर उसको वो पावर्स दी गई हैं। मस्ट एक्सेप्ट फ्रॉम द बिलो, मतलब ऊपर के किसी इंसान ने, मतलब किसी सीनियर ने अपने जूनियर को कोई पावर्स असाइन की हैं और नीचे वाले ने उसे एक्सेप्ट की है। लीगल एंड फॉर्मल, ये चीज़ यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर वो पावर्स लीगल हैं और फॉर्मल हैं, फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से उसको दी गई हैं, तभी वो अथॉरिटी है। लीगल एंड फॉर्मल राइट टू गिव ऑर्डर और टेक डिसीज़न, या तो ऑर्डर देने का अधिकार है या डिसीज़न लेने का अधिकार है, लेकिन फॉर्मली, ठीक है, उसकी पोस्ट की वजह से। ठीक है, और अगर पावर को देखते हैं, इज़ अ एबिलिटी और पोटेंशियल, ये कोई असाइन किया गया पावर नहीं है, ये उस इंसान की खुद की एबिलिटी है या पोटेंशियल है ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द अदर एंड कंट्रोल देयर एक्शन ऑफ पर्सन, ये पोजीशन की वजह से नहीं होती है। ठीक है, चलो आई होप अथॉरिटी एंड पावर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जिम्मेदारी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, ये एक ऑब्लिगेशन होता है कि हाँ, मतलब ये खुद एक्सेप्ट किया जाता है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है सेल्फ एक्सेप्टेड। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन टू अंडरटेक अ टास्क सक्सेसफुली असाइंड बाय द सीनियर, किसी सीनियर ने नीचे वाले को जो टास्क दिया है उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अथॉरिटी से होता है। फ्लो अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ होता है। अथॉरिटी नीचे वाले को दी जाती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे वाला ऊपर वाले को देता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। ठीक है, और ये एबिलिटी टू फॉलो ऑर्डर्स है, और ये एबिलिटी टू गिव ऑर्डर है। ठीक है, अथॉरिटी की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अकाउंटेबिलिटी आती है। अब अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी है आपकी जवाबदारी, आंसरेबिलिटी। अथॉरिटी दी गई कि आपको ये काम करना है, उसने बोला ठीक है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, काम किया। अगर काम अच्छे से नहीं हुआ तो वो जवाब देगा, दैट इज़ आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी फॉर ओन्स एक्शन एंड डिसीजंस अराइज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी मेजर, इसको मेज़र किया जा सकता है कि पूरा हुआ या नहीं हुआ।
और ये कांट बी डेलीगेटेड, इसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हमने सपोज़ हमें कुछ काम दिया गया था, हमने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन उसने काम गलत कर दिया, तो जवाबदारी किसकी होगी? हमारी ही होगी, है ना, क्योंकि काम वो हमें दिया गया था। इसलिए इसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता, किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अब डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन है सब डिवाइडेशन। कुछ काम दिया गया, फ़ाइल बनाने का काम दिया गया, ठीक है, 5 फाइलें बनानी है। आपने क्या किया, एक सिस्टर को दे दिया, एक ब्रदर को दे दिया, एक कज़न को दे दिया, बाकी 2 आपने खुद बनाई। तो सिस्टर वाली फ़ाइल थी वो अच्छी बन गई, ब्रदर वाली फ़ाइल थोड़ी सी ख़राब हो गई। तो डेलीगेशन, इसको सबसे पहली बात तो ये है कि इस काम को बांट देना था डेलीगेशन। जो काम आपको दिया गया था उसको सब डिवाइड कर देना इस डेलीगेशन। लेकिन डेलीगेशन से अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होती, ध्यान रखना। डेलीगेशन भले ही आपने किया हो, लेकिन आंसरेबिलिटी आपकी ही रहेगी। कॉलेज में फ़ाइल अगर ख़राब हुई तो वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। Delegation is subdivision of the powers to the subordinates in order to achieve effective results. अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए कि भाई वो अच्छा काम करता है तो उसको हमने वो काम दे दिया। तो अच्छे एफर्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स के लिए काम को डिवाइड कर देना इज़ डेलीगेशन, ठीक है। तो व्हाट वी डिड टुडे, हमने ये वाला एक चार्ट कंप्लीट किया जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग्स, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस थे। उसके बाद हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किया एंड कुछ टर्म्स की। कल हम ये डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट है, सारे मैनेजमेंट की थ्योरीज कल एकदम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, दिस चार्ट एंड दिस वन, ठीक है। ओके, सो आई होप क्लियर हुआ होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा एज यू कैन स्टडी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।